जिस समय आप पर रासुका लगी थी, क्या कौन सा साल था वो? 2007। सूबे में सरकार मायावती जी की थी और आप पर आरोप है कि आपने एक सिविल लाइंस में एक बस को आग लगा दी थी। आपके विरोधी अक्सर ये शहर में चर्चा करते रहते हैं। संदीप यादव से मिलिएगा तो ये पूछिएगा ज़रूर कि क्या दूध के काम में, जिसमें फिर वो पॉलिटिक्स में चले गए, क्या इतना फ़ायदा होता है कि उन्होंने अपने तबेले पे कोठी खड़ी कर ली? क्या कहेंगे आप इन आरोपों पे? मेरे पास मात्र 47,000 रुपये है। 47,000 रुपया भी है नेताजी के पास और 3 दर्जन केस भी है। सिद्धांत नाम है मेरा और द ललन टॉप की यात्रा में इस समय हम प्रयागराज में हैं। कालांतर में इलाहाबाद के नाम से जानते थे, फिर नए निजाम ने, नई सरकार ने शहरों का नाम बदला, जगहों का नाम बदला, तो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया। प्रयागराज यहाँ की शहर उत्तरी सीट जो है उस पे प्रत्याशी हैं सपा के संदीप यादव, हमारे साथ फ्रेम में हैं इस समय। और संदीप का कैंडिडेचर और संदीप का जो एक छोटा सा राजनीतिक सफ़र है शहर उत्तरी के युवाओं के बीच में खासा चर्चा का विषय है। अब चर्चा पे वोट मिलता है या नहीं मिलता है वो आपकी काबिलियत पे और आपके कैंपेन पे निर्भर करता है, लेकिन चर्चा बहुत है संदीप यादव के बारे में। क्या है कहानी संदीप यादव की? पॉलिटिकल जर्नी, राजनीतिक सफ़र शुरू कैसे होता है, पढ़ाई कहाँ से हुई, क्या? देखिए, हम लोगों ने पढ़ाई यहीं से की। जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मैं हाई स्कूल में जब मैं था तो उसी दौर में मुझे आर्मी में जाना था। मैं सीधी दौड़ करता था और लेकिन एक्सीडेंटल मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, पत्थर मेरे अंगूठे पर गिर गया, जो मेरा कॉल लेटर आ गया। मेरी सीधी दौड़ में मैं सिलेक्ट हो गया था, लेकिन मैं फिजिकली अनफिट हो गया उस समय, तो जिस कारण से मैं नहीं जा पाया। लेकिन सामाजिक रूप से अपने लोगों के, अपने दोस्तों के बीच में मैं लीडरशिप के रूप में पहले से रहा। मतलब लोग मेरे दोस्त मुझे हमेशा लीडर के रूप में देखते थे, तो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं प्रमोट किया कि अपने लोगों की मदद के लिए। एक घटना थी, एक कहीं ना कहीं आवश्यकता हो गई एक नेताजी की, तो लीडरशिप अपने दोस्तों में हम लोग उन नेता के पास गए तो उन्होंने हम लोगों की मदद नहीं की। तो नेता थे भैया? नेता का नाम तो शायद ऑन कैमरा नहीं बता सकते, चलिए ठीक है, लेकिन वो नेता आज मुझसे पीछे हो गए हैं। वो बचपन की बात एक तरीके से कहिए। तो उस दौर में, तो उस समय ही लीडरशिप में एक नाम कहीं ना कहीं निकल करके आया कि हम लोग ही दूसरे के सामने हम लोगों को नहीं जानी पड़ेगी, इसलिए कि हम लोग हेल्पफुल नेचर के पहले से रहे। मेरा व्यवसाय था, हम लोग गाय भैंस रख करके मैं दूध बेचने वाला था, घर का बेटा हूँ। तो कैसा व्यवसाय था, कितना बड़ा व्यवसाय था? इसी जहाँ पर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर एक तबेला था जिसमें 20-22 भैंसें थी, गाय थी। मैं 3 भाइयों में मैं ही करता था। मेरे दोनों भाई भैंस गाय नहीं जानते। वो दोनों छोटे हैं बड़े हैं? एक बड़े भैया हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और मेरा छोटा भाई वो सिविल की तैयारी कर रहा है। दोनों को गाय भैंस से कोई मतलब नहीं था। ये थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था ये बचपन से। तो एक गाय तो गाय दूध खाने के लिए रखे, फिर मेरा ये इस पर थोड़ा सा बदलता गया, तो मैंने उसको बढ़ा लिया, डेवलप कर लिया मैंने। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस तरीके से सामाजिक रूप से हम लोग जुड़े रहे। लेकिन जब हम लोग विश्वविद्यालय में आए तो जिस दिन मैं पहले दिन एडमिशन लेने के लिए खड़ा हुआ, उसी दिन मैं प्रोटेस्ट करते हुए गिरफ्तार हो गया। मेरा एडमिशन भी नहीं था, लाइन में लगा हुआ था। पूर्व के छात्र नेता वहाँ पर फीस वृद्धि को लेकर के 500 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा था, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बंद करो, काउंटर बंद करो। तो हम लोगों को भी लगा कि ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे, तभी प्रशासन आ गया। तो जो विश्वविद्यालय कैंपस की घटना है किसी संबद्ध कॉलेज की? कॉलेज में, सीएमपी डिग्री कॉलेज की, तो जो कि मेरा होम ग्राउंड रहा, तो मेरे लिए कोई नया नहीं था वो, जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, बचपना हमारा भी था। तो मैं जब लाइन में लगा हुआ था तो प्रोटेस्ट में कई नेताओं को मैंने देखा कि काउंटर को बंद करा दिए और बहुत अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो मुझे लगा नहीं विरोध कर रहे हैं, ये सही, मैं भी इसमें शामिल होगा। तो मैं भी शामिल हो गया। तो पुलिस जब आई तो सारे कुछ लोग भाग गए, लेकिन मैं वहाँ पर डटा रहा। तो मेरी गिरफ्तारी भी हो गई। पूछे कि तुम कैसे? मैंने कहा कि मैं भी एडमिशन लेने के लिए आया हूँ। तो पहले दिन से ही मेरे ऊपर पॉलिटिक्स के 1 महीने के अंदर ही NSA एक सबसे बड़ी धारा लग गई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में मैं रहा। छोटी सी बात, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टोक रहा हूँ आपको। थोड़ा सा पीछे चलते हैं बातचीत में। आप CMP डिग्री कॉलेज में पढ़े हैं। आपके पिताजी के बारे में काफ़ी चर्चा है शहर में कि पिताजी काम क्या करते थे? फादर हमारे माली की पोस्ट पर जो है रहे, और जी माली कंपनी गार्डन में। हमारे दादा जगह अल्फ्रेड पार्क में। मेरा जन्म भी वहीं हुआ। मेरे दादा चौकीदार थे, मेरे दादाजी के पिताजी वहाँ पर चौकीदार थे। तो आज़ादी के समय भी जब राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी जब बनी, जब अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो हमारे दादाजी दादी वहीं, हम लोग का वहीं घर था। एक कुरिया बनी हुई थी जिसमें हम लोग रहते थे। आप जा कर के वहाँ पता करेंगे तो लोग बताएंगे। तो फादर को भी दादाजी ने वहीं पर रखा थी। पहले तो कहने पर ही नौकरियाँ मिल जाया करती थी, तो पिताजी भी हमारे वहीं माली की पोस्ट पर आ गए। और मेरा जन्म भी उसी के अंदर हुआ।
अच्छा। जी जी। पिताजी मतलब आधिकारिक जो माली की पोस्ट होती है उस पर काम करते रहे, अभी भी हैं कि रिटायर हो गए? नहीं, अभी हैं 4 महीने उनका रिटायरमेंट बचा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस भारतीय जनता पार्टी का, अभी 3 महीने पहले फादर का हमारे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एक सिंगल ट्रांसफ़र किया जाता है कि एक रूलिंग तोड़ करके जब रिटायरमेंट का किसी का 2 साल अगर बचा हुआ है तो किसी का ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते, लेकिन डीएम कलेक्टर बुला करके पापा को धमकी देता है कि अपने बेटे को सुधार लो नहीं तो ठीक कर देंगे। तो ये तो कहिए कि डायरेक्टर से ट्रांसफर कहाँ हुआ? फतेहपुर कर दिया गया, अभी भी ट्रांसफ़र रुका नहीं है, उनका अटैचमेंट कर दिया गया इलाहाबाद में। जब हम लोग जा कर के, मैं डायरेक्टर से जा कर के मिला कि अगर इस तरीके का न्याय नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर भी इस बात को जानते थे कि ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर को यहाँ पर अटैच किया गया, ट्रांसफ़र नहीं कैंसिल किया गया। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं कि आप पर 1 महीने में केस हो गया पॉलिटिक्स शुरुआत करने के, मैं इसलिए चाहता हूँ नेताओं से और लोगों से साफ गोई बरतना, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है दोस्त, और इंटरनेट के ज़माने में ना बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं बहुत तेज़ी से, और कई सारे लोग, अभी ये वीडियो जैसे यूट्यूब पे चढ़ेगा तो कमेंट सेक्शन में कई सारे लोग अपने दावे, क्लिपिंग्स वगैरह ये सब, इसका लिंक उसका लिंक लेकर आ जाएंगे कि देखिए नेताजी ने ये बात नहीं बताई। तो मैं इसलिए ये इसरार करता है मेरा कि नेताजी लोग अगर हैं तो बात पूरी रखें। जिस समय आप पर रासुका लगी थी, क्या कौन सा साल था वो? 2007। सूबे में सरकार मायावती जी की थी। हाँ, और आप पर आरोप है कि आपने एक सिविल लाइंस में एक बस को आग लगा दी थी। जी, उस समय छात्र संघ बहाली को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे थे। बहाली का प्रोटेस्ट था? बिल्कुल, छात्र संघ की बहाली को लेकर के, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्त महाविद्यालय में उस समय ही हम लोग छात्र राजनीति से निकल करके आए हुए थे, और बहुत बड़े पैमाने पर रोज़ मायावती जी की सरकार में हम लोग रोज़ पुतले फूकना और सड़कों पर निकल करके प्रोटेस्ट करना। तो उसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सीएमपी डिग्री कॉलेज हमेशा आगे रहता था। अच्छा। मेरा कॉलेज जो था उसमें फूकने में सीएमपी डिग्री कॉलेज आगे रहता था? नहीं, संख्या के मामले में भी आगे रहता था, जहाँ से 5,000 10,000 लोग भी निकलते थे। तो ये मैं सौभाग्यशाली रहा कि पूरा कैंपस मेरा साथ कहीं ना कहीं देता रहा, और आम छात्रों का भी जन समर्थन था। क्योंकि छात्र राजनीति नहीं होती तो आज शायद हम लोग भी यहाँ तक नहीं होते। आज छात्र राजनीति का ही जो एक माध्यम था, एक सीखने की जो नर्सरी है छात्र संघ, वरना तो मंत्री विधायक के बेटे ही चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर अभी मौजूद हैं शहरोत्री विधानसभा, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे वो भी एक खानदानी विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आने के लिए तो छात्र राजनीति ही एक माध्यम है जो सीख करके आप जहाँ से राजनीति में आ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ट्विटर की जो प्रोफाइल है उसमें जो एकदम ऊपर की फ़ोटो है, जो फ़ोटो पिन की हुई है आपने, उसमें आपका कपड़ा एकदम खून से सना हुआ है, शायद सिर फूटा हुआ है। कहाँ की फ़ोटो है वो? जिला पंचायत के चुनाव में जब हम लोग अन्याय अत्याचार का विरोध, 21 वाले? जी, अभी ये पिछले साल। तो उसमें कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से बेईमानी कराई, हमारे जिला पंचायत सदस्यों को जिस तरीके से अगवा कर लिया गया, हम लोग चुनाव में शांतिपूर्वक तरीके से खड़े थे, लेकिन अब जान ही रहे हैं कि प्रोटेस्ट हम लोग हमेशा करते रहते हैं। तो इसको लेकर के कि संदीप को घेर लो, और ललकारते हुए जिस तरीके से कप्तान और कलेक्टर ने जिस तरीके से पिटवाने, लेकिन हम लोग देखिए भागने वाले लोग नहीं हैं। हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। आप उस वीडियो में देखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन हम लोग भागने वाले नहीं थे। मेरा सर फटा हुआ था, कई मीडिया वाले तो फोटो खींचने, आंखों में आंसू थे। तो कई लोगों ने हमें बचाने का प्रयास किया, कई लोग बीच में आ गए। अगर कई लोग नहीं आते तो उस दिन तो शायद हमें तो मारने का ही प्लान था इन लोगों का। सुनते हैं जब रासुका लगी उस समय अखिलेश यादव का फ़ोन आया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रही। आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुझे किसी ने मिलाया नहीं। जब तक तो ये मैं जेल गया था, एनएसए मेरे ऊपर लगा, अखिलेश जी से मैं मिला भी नहीं था, उन्हें देखा भी नहीं था सामने से। फ़ोटो में मैं देखा था। जब मैं जेल जाता हूँ तो जेल में मेरे अंदर एक जुनून था। मेरे भाइयों को चूँकि उठा लिया गया, मैं रात में गया, इंस्पेक्टर से मेरी बड़ी बहस हो गई। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे घर वालों को बेइज्जत कर देंगे। हमने कहा ये तो गलत बात है, मैं आ रहा हूँ, अब मेरे भाइयों को क्यों पकड़ोगे। तो 2 बजे रात में गया, उस समय कोई लीडर मेरे साथ नहीं खड़ा था। मैंने डायरेक्ट इंस्पेक्टर से बात की और मैं डायरेक्ट थाने पहुँच गया, और इंस्पेक्टर ने बड़ी बदतमीजी से इस चीज़ों को कहा। तो मैंने कहा कि देखिए परिवार आपका भी है, अगर आप मेरे परिवार को बेइज्जत करेंगे तो कोई बचेगा नहीं, आपका भी परिवार है भाई। तो हमने कहा कि मेरे भाइयों को छोड़। क्या धमकी दी आपने? धमकी तो इंस्पेक्टर साहब दे रहे थे। मेरे भाइयों को उठा लिया, मेरे फादर को उठा लिया जिस तरीके से। तो हम लोग भी मैं पहुंचा वहाँ पर जा कर के, मैं अपने भाइयों को छुड़ाया, मैं जेल चला गया। तब तक तो मेरा पूरा सारी चीज़ें बिखर चुकी थी। मैं दूध बेचने वाले घर का लड़का था, मेरी गाय भैंस सारी बिक गई, मैं जेल चला गया, कोई काम नहीं करने वाला था, मैं सड़क पर आ गया।
आदरणीय अखिलेश यादव जी का दूसरे दिन मेरे घर पर फ़ोन आता है और मेरे बड़े भाई से, पिताजी से बात करते हैं और ये लोग जेल में जाते हैं तो मुझे बताते हैं अखिलेश जी का फ़ोन आया था। मैं 2 बार पूछता हूँ सही बताओ, सही में बात हुई तुम लोगों की? तो उस समय ये मेरे लिए मतलब अप्रत्याशित था। मैं पूरी रात जेल में सो नहीं पाया। सोचिए, मुझे लगा कि यार फिर दूसरे दिन ये लोग आए। तो कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो मुझे ताकत दी, मुझे जो सहारा दिया, नहीं तो अगर अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर कोई लड़ेगा तो उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। एक गरीब के बेटे को जिस तरीके से यहाँ तक पहुँचाने का काम किया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ तक पहुँचाया। मैं यहाँ पे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आपके विरोधी अक्सर ये शहर में चर्चा करते रहते हैं कि संदीप यादव से मिलिएगा तो ये पूछिएगा ज़रूर कि क्या दूध के काम में, जिसमें फिर वो पॉलिटिक्स में चले गए, क्या इतना फ़ायदा होता है कि उन्होंने अपने तबेले पे कोठी खड़ी कर ली? दूसरी चीज़, और संदीप यादव से ये भी पूछिएगा कि उन्होंने कितने पैसे में सपा का टिकट खरीदा, क्योंकि मंजू पाठक, इसी यहाँ शहर की सपा नेता, वो प्रदर्शन पे बैठ गई। आपका टिकट डिक्लेयर होते ही प्रदर्शन पे बैठ गई, बोली कि योगेश, जो यहाँ योगेश यादव जो सपा के जिलाध्यक्ष हैं, वो 3 दिन तक उन्होंने लखनऊ में कैंप किया, अपने चहेते संदीप यादव को टिकट दिलवाने के लिए लॉबिंग की। उसके बाद टिकट मिला और टिकट में पैसे का भरहीक लेन देन हुआ। क्या कहेंगे आप इन आरोपों पे? देखिए, इन आरोपों का सीधा जवाब अगर आपको लेना है तो चुनाव आयोग में मैंने जो एफिडेविट दिया है, मेरे पास मात्र 47,000 रुपये है। ये पूरा इलाहाबाद जानता है इस बात को जो है। 47,000 रुपया भी है नेताजी के पास और 3 दर्जन केस भी है। 36 मुकदमे मेरे ऊपर हैं जिस पे चार्जशीट लग चुकी है। अब ये आप समझिए, उसको आप निकाल लीजिए। देखिए, कोई चीज़ें आप झूठ नहीं बोल सकते। अभी आप कह रहे थे कि ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें होती हैं, तो ऑन रिकॉर्ड तो आप सारी चीज़ें दिखाएंगे ना। मेरा अकाउंट ही नहीं था अभी तक। आप इसको भी पता कर लीजिए, RTI डाल करके कोई पता कर लेगा। मैंने कभी आज तक छात्रवृत्ति ली नहीं, मेरे अकाउंट था नहीं, और सभी ने देखा है मुझे दूध बेचते हुए। ये बात सही है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे बड़े भाई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो स्टेट लॉ ऑफिसर, मेरे बड़े भाई स्टेट लॉ ऑफिसर भी थे सरकार में। जिस तरीके से आप संघर्ष करके अगर आगे बढ़ जाते हैं, क्या ये आगे बढ़ना, क्या ये क्या गुनाह है क्या? संदीप यादव अगर मान लीजिए काम करके आगे चला जाता है, आज अगर आप संघर्ष करके कहीं आगे पहुंचेंगे, अगर अपना आपका विकास कर रहे हैं, समाज का विकास कर रहे हैं, तो क्या इसमें क्या कोई कमी है? दूध बेचता रहे संदीप यादव, तभी लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन हमने इन्हीं इलाहाबाद की सड़कों पर, ये मेरे मोहल्ले के लोग इस बात को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि इस संदीप यादव ने क्या किया, कैसे संघर्ष करके कितनी लाठी, ना जाने कितनी लाठियां मैंने खाई होंगी। मतलब दोनों पैरों में मेरे रॉड पड़ी हुई है। सर तो मेरा कितनी बार फटा है ये तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं। कई बार तो मेरा पूरा परिवार हटना पड़ा, प्रशासन का कितना दबाव रहा। लोगों के घर आज गिर रहे हैं। मेरे घर बस मायावती जी की सरकार में ही मेरे घर ढा दिया जाता है। मेरे घर में पुलिसिया तांडव होता है। तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लोग लड़ते रहे, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानने वाला था। मैं कभी नहीं हार माना। मंजू पाठक के क्या आरोप बेबुनियाद है? नहीं, बिल्कुल आरोप। देखिए, आरोप आक्रोश पार्टी के नेता है वो आक्रोश में हो सकता है कि कोई इस तरीके से कोई कह दे। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर पैसे से टिकट नहीं मिलता। आपको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी वाला लाइन लगा करके पैसे दे करके टिकट लेना चाहता था। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, वहां से टिकट तुम्हें नहीं मिल सकता है। तो पैसे देने वाले लोग तो भारतीय जनता पार्टी में, वो उनको टिकट, पैसे वाले टिकट तो जा करके बुआ जी की पार्टी में ले लेते हैं। आप समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मैं इससे पहले अध्यक्ष भी रहा। मैं 2000 में मैं यहाँ पर यूथ ब्रिगेड का वार्ड का अध्यक्ष था। अपने यहाँ वार्ड के अध्यक्ष से हम लोग राजनीति शुरू करते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोगों ने संघर्ष करके 22 चैनल हम लोग आए हैं। जो मुकदमे हुए हैं, क्या किस तरह के मुकदमे हैं? वो जो 36 मुकदमे, पॉलिटिकली मुकदमे। चार्जेस क्या क्या है मैं जानना चाह रहा हूँ। CLA, 304 लोक संपत्ति, सरकारी संपत्ति, इस तरीके के आरोप। आप कहीं चक्का जाम कर दिए तो उसके मुकदमे हैं। आप किसी के लिए प्रोटेस्ट के लिए खड़े हो गए, उसके मुकदमे। तो तमाम, आप, मैं कह तो रहा हूँ कि उसमें मुकदमे तो सारे। अब मेरे कोई इलाहाबाद जिले में मुकदमे नहीं है। मैंने चित्रकूट में जब वहाँ पर धाम पर बस अड्डा जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, उसका मैंने उद्घाटन कर दिया, उसके मुकदमे हैं। चित्रकूट में जो रोपवे जो उद्घाटन किया, जो लक्ष्मण पहाड़ी पर बना हुआ है, जो आप जा करके देखेंगे वहाँ पर जो परिक्रमा जहाँ पर लोग करते हैं, उस रोपवे को हमने जाकर, मैं प्रभारी था, मैं वहाँ पर जा करके हमने रोपवे का उद्घाटन किया, तो मुकदमे हो जाते हैं। मेरे ऊपर लखनऊ में मुकदमे हो जाते हैं, प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पर मैं शामिल होता हूँ, संदीप यादव को वहाँ मुकदमे हो जाते हैं। तो इस तरीके से तमाम मुकदमे, अगर आप मुकदमों से डर जाएंगे तो राजनीति में जो पुरानी परंपरा रही है, देखिए आज पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं विचारधारा की पॉलिटिक्स नहीं रह गई है। आज राजनीति कहीं ना कहीं शॉर्टकट की राजनीति हो गई है। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है।
मैंने आज जो मानक तय किया है, जो मैंने एक लाइन खींची थी, मैं जो एक संकल्प लेकर के चला था कि शायद शॉर्टकट की राजनीति करता तो मैं भी आज विधानसभा तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन हमने संघर्ष करके बहुत सी समस्याओं को झेलते हुए आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और रहा सवाल, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा छात्र संघ की वकालत करने वाली समाजवादी पार्टी है, और छात्र संघ से निकल करके न जाने कितने नौजवानों ने देश प्रदेश में नाम करने का काम किया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देने का काम किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने। चुनाव के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं संदीप। आप ये बातचीत लल्लन टॉप पे देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, इस पर अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा, और आगे क्या देखना चाहते हैं, आगे के चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे किन के इंटरव्यू, किन की बातें, किन की रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।